काश पड़ोसन ही बहू होती। पूजा सुबह सुबह किचन में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास सुमित्रा अपने हाथों में आरती की थाली ले आती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, एक मेरा घर है और एक पड़ोसन का जो सुबह सुबह रोज नियम से पूजा पाठ करती है, लेकिन मेरी बहू, अरे इसका नाम तो पूजा है लेकिन इसके अंदर श्रद्धा और भक्ति भाव दूर दूर तक नजर नहीं आती है। सुबह उठती है तो सीधा किचन में घुस जाती है। पता नहीं सुबह नहाकर आती भी है किचन में या नहीं, बस काम में लगी रहती है। भगवान का नाम लेने की फुर्सत ही नहीं है इसे। माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप अभी अभी पूजा करके आई हैं? एक हाथ में आपकी पूजा की थाली और दूसरे हाथ में घंटी। आप घंटी बजाते हुए सुबह सुबह राम का नाम लीजिए ना, कि इस तरह मेरी बुराई करके चिक चिक करिए। माँ जी, जरूरी नहीं होता कि जो दुनिया को दिखाए वही असली श्रद्धालु हो। अरे जो मंदिर जाकर पूजा नहीं करता ना, उसके भी मन में भगवान के लिए उतनी ही श्रद्धा होती है। मैं काम कर रही हूँ ताकि सबको समय पर खाना मिल सके। क्या ये सेवा पूजा नहीं है? बहू की ऐसी खरी खरी बातें सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कहती और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। सुमित्रा को लगता है कि उसकी बहू बहुत ज्यादा जुबान चलाती है। इसके बाद पूजा फटाफट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। सुबह का नाश्ता करके घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दोपहर के समय पड़ोस में रहने वाली नंदिनी अपने हाथों में गाजर का हलवा लिए सुमित्रा के घर आती है और बड़े प्यार से कहती है, आंटी जी लीजिए, मैंने आज घर पर ताजा ताजा गाजर का हलवा बनाया था, तो सोचा क्यों न थोड़ा सा आपको भी दे दूं। अब मेरे साथ मेरी सास तो रहती नहीं है और आप मेरी सास से कम थोड़ी न है, इसीलिए मेरा मन हुआ कि ये गाजर का हलवा आपको अपने हाथ से खिलाऊं। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरे हाथ के बने गाजर का हलवा जरूर खाऊंगी। अब मेरी बहू पूजा मेरे लिए कुछ खास तो बनाती नहीं है, वो तो बस वही रोज का खाना बना देती है। अब पड़ोस की बहू जब इतने प्यार से मेरे लिए कुछ खास बनाकर लाई है तो मैं उसे भला मना कैसे कर सकती हूँ। दे बेटा, मुझे दे, दूसरों की बहू ही अच्छी लगती थी। इतना बोलकर सुमित्रा अब नंदिनी के हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा खा लेती है और गाजर का हलवा खाने के बाद सुमित्रा नंदिनी की तारीफ करने लगती है। पूजा किचन की खिड़की से ये सब देख रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है। नंदिनी बेटा, तूने गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाया है। भगवान ने लगता है तेरे हाथों में जादू दिया है। तू अपनी सास की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आई है। वो तो तेरी सास की किस्मत खराब है जो वो तेरे साथ नहीं रह रही। अरे मैं होती तो मैं तुझे अपने घर की महारानी बनाकर रखती। भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे, मतलब सबको नहीं। काश मेरी पड़ोसनी मेरी बहू होती। मेरी पूजा बहू जितनी कामचोर है, तू तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आंटी जी, आप तो बेकार में अपनी बहू को डांटती रहती हैं। अब मुझे देखिए, मैं तो सारा काम फटाफट कर लेती हूँ और फिर भी मेरे पास वक्त बच जाता है। नंदिनी के जाने के बाद सुमित्रा घर के अंदर आती है। पूजा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। देख लिया तूने, पड़ोसन की बहू को देखा, कितनी गुणी है वो। सुबह पूजा पाठ भी करती है और वो मेरे लिए इतने प्यार से हलवा बनाकर लाई। और एक तू है जो सिर्फ जुबान चलाना जानती है। काश नंदिनी ही मेरी बहू होती। अगर वो मेरी बहू होती ना तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ती। माँ जी, अगर वो इतनी अच्छी है तो उसे ही बहू बना लीजिए ना। बार बार मेरा उसका मुकाबला क्यों करती हैं? मैं जो दिन भर गधों की तरह काम करती हूँ वो आपको नजर नहीं आता? अरे क्या काम करती है तू? सुबह नाश्ता बनाया और दोपहर को सो गई। नंदिनी को देख, वो कितनी एक्टिव है। मुझे तो लगता है मेरा नसीब ही फूटा था जो तू इस घर में आई। अरे तेरी जगह ना उसे आना चाहिए था। अगर वो मेरे घर में बहू बनकर आती ना तो आज मेरा घर कुछ और ही होता। सुमित्रा की बात सुनकर पूजा वहीं झाड़ू पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। सुमित्रा जब भी नंदिनी को देखती उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती। एक दिन शाम को सुमित्रा बालकनी में भी, तभी उसने पड़ोस के घर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। अरे ये पड़ोस के घर में इतना शोर क्यों मच रहा है? नंदिनी के घर में कौन चिल्ला रहा है? सुमित्रा ने देखा कि नंदिनी अपने पति सुमित के साथ जोर जोर से बहस कर रही थी। तभी पूजा भी वहीं आकर खड़ी हो गई। सुमित, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। मुझे उनकी चिक चिक और ये पुरानी सोच बर्दाश्त नहीं है। तुमने वादा किया था कि हम अलग रहेंगे, फिर तुम उन्हें वापस क्यों लाए? नंदिनी वो मेरी माँ है, अब बुढ़ापे में वो कहाँ जाएंगी?
थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं भी उनका सहारा हूँ। अब वो मेरे सहारे नहीं रहेंगी तो किसके सहारे रहेंगी यार? हमारा भी बच्चा है, कल को हमारे बच्चे ने हमें इस तरह बाहर निकाल दिया तो तब क्या बीतेगी तुम पर? देखो सुमित, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। मुझे अपनी आजादी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है तो रहो, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और अगर मुझे इस घर में रखना है तो अपनी माँ को अभी के अभी वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। सुमित्रा ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो नंदिनी जो सुमित्रा के सामने इतनी मीठी बनती थी, अपनी खुद की सास को घर से निकालने की धमकी दे रही थी। तभी सुमित अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर आता है और रोते हुए उन्हें पास के टैक्सी स्टैंड की तरफ लेकर जाने लगता है। ये क्या देख रही हूँ मैं? नंदिनी ने तो सच में अपनी सास को घर से निकलवा दिया और उसका पति भी उसके पीछे पीछे चल दिया। देख लिया माँ जी, यही है आपकी जादुई हाथों वाली पड़ोसन, जो बाहर वालों को हलवा खिलाती है लेकिन अपनी सास को घर में एक रोटी तक नहीं दे सकी। वो जो आपसे मीठी मीठी बातें करती थी वो सिर्फ दिखावा था ताकि आप उसकी तारीफ करें। असलियत तो अब आपके सामने है। सुमित्रा का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने पूजा को बार बार जलील किया था और नंदिनी को पलकों पर बिठाया था। पूजा भले ही मुंहफट थी, पर उसने कभी सुमित्रा का अपमान नहीं किया था और ना ही कभी घर तोड़ने की बात की थी। ना पापा ना, ऐसी पड़ोसन मेरी बहू ना ही हो तो अच्छा है। मेरे लिए तो मेरी बहू बढ़िया है। वो जैसी भी है तो मेरी ही बहू। कम से कम मेरे घर में शांति तो है। अरे माँ जी, ऐसे कैसे? आपको तो वो पड़ोसन जैसी बहू चाहिए थी ना, जो सुबह आरती करे और हलवा खिलाए। कहिए तो मैं उसे बुला लाऊं। वो तो अब अकेली है, शायद आपके घर आने को तैयार हो जाए। और अगर आप उसे बहू नहीं बना पाएंगी तो आप कहिए मैं बन जाऊं पड़ोसन जैसी बहू। आपके बेटे को आपसे अलग करके किसी दूसरे शहर ले जाऊं, फिर आप आराम से अकेले पूजा पाठ करते रहिएगा। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बातें मुंह पर मत ला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बाहरी दिखावे में आ गई थी। अब मुझे समझ आ गया है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तू मेरी असली बेटी है। तू चाहे पूजा करे या ना करे, तूने मेरा घर संभाल रखा है। वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। माँ जी, मैं तो बस आपको आईना दिखा रही थी। किसी की ऊपरी चमक देखकर अपने घर के चिराग को कम नहीं समझना चाहिए। मैं कामचोर हो सकती हूँ, पर मैं इस घर को प्यार करती हूँ। सुमित्रा ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद सुमित्रा ने कभी नंदिनी की तारीफ नहीं की और ना ही पूजा को किसी से कम समझा। उसे समझ आ गया था कि पड़ोसन का हलवा मीठा जरूर हो सकता है, पर घर की बहू की कड़वी बातें भी घर को जोड़ कर रखती हैं। आज से तू ही इस घर की महारानी है। और हाँ, कल से मुझे गाजर का हलवा नहीं चाहिए। तू जो भी रूखा सूखा बनाएगी मैं खुशी खुशी खा लूंगी। चलिए माँ जी, अब ज्यादा इमोशनल मत होइए, किचन में चलिए। आज मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ और वादा करती हूँ कि आज चिक चिक कम करूंगी। घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौट आती हैं और सुमित्रा के मन से पड़ोसन बहू का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है। सुमन अकेले अपने बड़े से बंगले में रहा करती थी, लेकिन पूरे मोहल्ले में बस उसी की चमक दमक थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर जो थी। वो हमेशा ही सब लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही सुमन आज भी सावित्री देवी के घर आती है और कहती है, अरे सावित्री, यहाँ क्या फीकी फीकी चाय पी रही हो? मैंने अपने लिए हिमाचल से बिस्किट मंगवाए हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर पर गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। अरे नहीं सुमन, रहने दे। अभी तो मैंने चाय पी ली है और मेरा ज्यादा चाय पीने का मन नहीं है। मैं तेरे घर शाम को आ जाऊंगी। वैसे भी मेरी बहू ने अभी अभी चाय बनाई है, मैं तेरे लिए मंगवा देती हूँ। सावित्री अब आवाज मारकर अपनी बहू से चाय का कप मंगवा लेती है और सुमन उस चाय को पीती है और कहती है, बेटा तू अच्छी खासी चाय बना लेती है। कभी कभी मेरे घर आ, मैं भी तुझे अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाऊंगी। सोच रही हूँ कि इस इतवार को अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी कर लूँ। लेकिन सुमन, अभी 15 दिन पहले तो तूने अपने घर पर पार्टी की थी। माना कि तेरे बहू बेटा विदेश में रहते और तेरे पास बहुत पैसा है। मेरी पड़ोसन करोड़पति है, लेकिन इतने पैसे खर्च करना भी अच्छी बात नहीं है। अरे पैसा क्या है, हाथों का मैल है। परसों ही मैं अपनी BMW गाड़ी में घूमने के लिए गई थी, तो मुझे कुछ भिखारी बच्चे मिल गए। मैं उन्हें घर लेकर आ गई। खाना तो मैंने उन्हें खिला दिया, लेकिन जब वो गए तो मेरे घर से थोड़ा सामान चुरा ले गए। अरे आजकल जमाना ठीक नहीं है, किसी को ऐसे घर में नहीं लाना चाहिए। वैसे तो थोड़ा बहुत सामान चुराने पर भी तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि तेरे पास तो अंधा पैसा है। लेकिन फिर भी तुझे ध्यान रखना चाहिए, आजकल तो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। सुमन भी अब चाय पीकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सावित्री की बहू मीनाक्षी कहती है,
माँ जी, मुझे इस घर में शादी करके आए 2 महीने हो गए। मैं देख रही हूँ कि सुमन आंटी कभी किसी खुशी में पार्टी रखती हैं तो कभी किसी खुशी की, और हमेशा अपने घर में किसी न किसी तरह की चहल पहल रखती हैं। हाँ हाँ बहू, वो तो रखेगी ही, आखिर हमारी तरह गरीब थोड़ी है। मेरी पड़ोसन करोड़पति है। मीनाक्षी ने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, हे राम, मेरी पड़ोसन करोड़पति है। काश मैं उसकी बहू होती तो सोने की नदी में नहा रही होती। किसी चीज की कोई कमी नहीं है उनके घर में। 4 नौकर चाकर हैं, बड़ा सा गार्डन, इतना बड़ा घर है। मीनाक्षी की नजर अब सुमन पर ही टिकी रहती थी, क्योंकि सुमन के पास बुढ़ापे में भी आईफोन था और हर संडे को अपने घर में पार्टी रखा करती थी। ऐसे ही सावित्री एक दिन सुमन के घर पार्टी में जा रही होती है। तभी मीनाक्षी कहती है, माँ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में चल सकती हूँ? आज से पहले तो तू मेरे साथ कभी भी किसी पार्टी में नहीं गई, हमेशा कोई न कोई दर्द का बहाना बनाकर मना कर देती थी। आज कैसे मन कर गया? अगर मुझे लेकर चलना है तो बताइए ना, बेकार में मुझे ताना मत दीजिए। सावित्री अब मीनाक्षी को लेकर सुमन के घर जाती है और सुमन का घर देखकर मीनाक्षी की हवा खराब हो जाती है। वहाँ ऐशो आराम का सारा सामान था। मीनाक्षी ने अपने मन में, कितना अच्छा घर है इनका, सच में किसी महारानी जैसी जिंदगी जी रही है ये। काश ऐसी जिंदगी सबकी होती। मुझे तो सुबह उठकर अपनी सास की किचकिच सुनाई पड़ती है, फिर पति की खाली पीली डांट सुनो, अगर देरी हो गई तो फिर उसके बाद बच्चों को संभालो। मीनाक्षी ये सब कुछ देख रही होती है और उसके बाद वो पूरी पार्टी को अच्छे से एंजॉय करती है। सावित्री की तबीयत खराब थी, इसलिए वो समय से घर चली जाती है, लेकिन मीनाक्षी अभी भी सुमन के घर थी। तभी सुमन थोड़ी देर पार्टी से गायब हो जाती है। मीनाक्षी उसे ढूंढते हुए उसके कमरे के पास जाती है। तभी कमरा खुला हुआ था और मीनाक्षी दरवाजे पर खड़े हुए उसकी बातें सुन लेती है। बेटा, तूने बोला था कि तू इतवार को आएगा, इसलिए मैं हर इतवार को अपने घर में जश्न रखती हूँ। शायद किसी इतवार को मेरा बेटा और बहू आ जाए, लेकिन तुम लोग तो मुझे देखने भी नहीं आते। हम आपसे वीडियो कॉल पर बातें कर तो लेते हैं, और वहाँ जाकर क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा काम है, बिजनेस है, और वैसे भी हम आपको जरूरत के लिए पैसे तो दे ही देते हैं ना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा, परिवार भी होता है। यहाँ मोहल्ले में हर कोई कहता है कि उनकी पड़ोसन करोड़पति है, लेकिन वो कितनी बड़ी भिखारी है जो इतने बड़े घर में भी अकेली है, ये कोई नहीं समझ सकता। मुझसे अच्छी तो सावित्री की किस्मत है जो अपने परिवार के बीच रह रही है। उसका सुख दुख में साथ देने के लिए कोई तो है। माँ जी, अगर आपको हमसे ये सब बातें करनी है तो आप कॉल मत किया कीजिए। कोई जरूरी काम हो तो कॉल कर देना या फिर मैसेज डाल देना, और हम आपको कल और पैसे भिजवा देंगे। सुमन के बेटे बहू ये बात बोलकर कॉल कट कर देते हैं और सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं मीनाक्षी जो दरवाजे से ही सब कुछ देख रही थी वो कहती है, हे भगवान, ये सब क्या है? मैं तो सोचती थी कि सुमन आंटी की जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन सच में इस अमीर से महल में रहकर तो वो नरक भरी जिंदगी काट रही है। क्या करूं? वो रो रही हैं। उन्हें अंदर जाकर संभालूं या अपने घर वापस चली जाऊं? अब मीनाक्षी अपने घर वापस जाने का फैसला लेती है, लेकिन वो सोच लेती है कि वो सुमन के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। घर लौटकर मीनाक्षी पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार सुमन की वो आवाज गूंज रही थी जिसमें अकेलापन छिपा था। सुबह जब वो उठी तो उसकी सास सावित्री हमेशा की तरह तैयार। क्या बात है बहू, रात भर सोई नहीं क्या? आज तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कल पार्टी में ज्यादा खा लिया था क्या? नहीं माँ जी, मैंने पार्टी में ज्यादा नहीं खाया। मैं बस सुमन आंटी के बारे में सोच रही थी। उनके बारे में क्या सोचना, उनके पास दुनिया की हर खुशी है। हमारी पड़ोसन करोड़पति है, याद रख। तू अपनी जिंदगी पर ध्यान दे बस। माँ जी, मुझे लगता है कि उनके पास सब कुछ है, सिर्फ वो चीज छोड़कर जो हमारे पास है, परिवार। सावित्री थोड़ी देर शांत हो गई। मीनाक्षी ने उन्हें कल रात सुनी हुई सारी बातें विस्तार से बता दी। सुमन के बेटे बहू का व्यवहार, हर इतवार पार्टी रखने की असली वजह, और कैसे वो इतने बड़े महल में अकेले रहकर भिखारी जैसा महसूस करती हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। हे राम, मुझे तो हमेशा उनके पैसों से जलन होती रही। कभी ये नहीं सोचा कि उनका दुख कितना बड़ा होगा। मुझे लगा था कि मेरे बेटा बहू और पोते पोतियां मेरे पास है तो मैं गरीब हूँ, और उनके पास पैसा है तो वो खुश है। पर सच तो ये है कि मैं उनसे ज्यादा अमीर हूँ। माँ जी, अब हमें उनके लिए कुछ करना होगा। हम उन्हें वो नहीं दे सकते जो उनके बहू बेटे नहीं दे पाए, लेकिन हम उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दे सकते। उस दिन से मीनाक्षी ने एक छोटा सा अभियान शुरू किया। अगले दिन वो दोपहर में 1 कटोरी गर्मा गर्म हलवा बनाकर सुमन के घर ले गई। अरे मीनाक्षी, तुम इस समय यहाँ, कोई काम था? नहीं आंटी, माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने हलवा बनाया था, सोचा आपको भी दे आऊं। पता नहीं आप इतने बड़े घर में रहती हैं तो हलवा पूरी कौन बनाता होगा। सुमन ये सुनकर बहुत भावुक हो गई। आओ अंदर आओ बेटा। मीनाक्षी अंदर गई और उन्हें हलवा दिया।
मीनाक्षी ने उनसे उनके बचपन के बारे में पूछा, उनके पति के बारे में पूछा और उन छोटी छोटी बातों को याद किया जो आमतौर पर परिवार में होती है। सुमन घंटों तक बोलती रही। बेटा तुम बहुत अच्छी हो। सच कहूँ तो मैं इस घर में इतने सालों से रह रही हूँ पर किसी ने मुझसे ऐसे बातें नहीं की। सबको लगता है कि मेरी जिंदगी आईफोन और BMW के इर्द गिर्द घूमती है। आंटी, सबके पास अपनी समस्याएं होती हैं। आपकी समस्या ये है कि आपके पास पैसा ज्यादा है और लोग आपको जरूरत से ज्यादा अमीर समझते हैं, जबकि आप सिर्फ एक माँ हैं जो अपने बच्चों से दूर है। मीनाक्षी के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि सुमन का दिल भर आया। इसके बाद मीनाक्षी, सावित्री और उनके बच्चों ने धीरे धीरे सुमन को अपने परिवार का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। सुमन अभी भी हर इतवार पार्टी रखती थी, लेकिन अब कारण बदल गया था। वो पार्टी अब जश्न नहीं बल्कि एक बहाना होती थी। मीनाक्षी, सावित्री और उनके बच्चे उस इतवार की पार्टी में न सिर्फ जाते थे बल्कि मीनाक्षी अब सुमन के लिए अपने हाथ का खास खाना बनाकर ले जाती थी। एक इतवार की पार्टी में जब हमेशा की तरह सारे मोहल्ले वाले जमा थे और सुमन अपनी दौलत का दिखावा कर रही थी, मीनाक्षी और सावित्री दोनों चुपचाप किचन में सुमन के साथ मिलकर काम कर रही थी। तूने अपनी जिंदगी में इतने हीरे जवाहरात खरीदे पर आज तक किसी ने तुझे बताया नहीं कि इस दाल में हींग थोड़ी ज्यादा पड़ती है। अरे सावित्री, तुम क्या जानो, विदेश के बड़े बड़े शेफ भी मेरे खाने की तारीफ करते थे। आंटी, शेफ तारीफ करते होंगे लेकिन माँ तो सिर्फ डांटती है और वही डांट असली प्यार होती है। उस दिन सुमन को लगा जैसे उनके खोए हुए परिवार की किचकिच वापस मिल गई है। 6 महीने बाद मीनाक्षी के घर उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन था। मीनाक्षी ने बहुत छोटा सा आयोजन किया था। जब सुमन आई तो वो अकेली नहीं थी। वो मीनाक्षी के लिए एक बहुत कीमती हार लेकर आई थी। बेटा, ये मेरे खुद के हाथों से खरीदा हुआ है। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में लाखों रुपए खर्च किए पर कभी खुशी नहीं मिली। पिछले 6 महीने में तुमने और सावित्री ने मुझे जो साथ दिया है वो करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। उस रात जब तुम दरवाजे पर खड़ी थी मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी नरक है, पर तुमने मुझे उस नरक से बाहर निकाला। सुमन ने अपनी BMW बेच दी थी। अब वो हर इतवार बड़ी पार्टी नहीं रखती थी बल्कि वो और सावित्री मिलकर आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उनका बेटा और बहू अब भी विदेश में थे, लेकिन सुमन अब वीडियो कॉल के कटने पर रोती नहीं थी। मीनाक्षी ने उस दिन अपनी सास से कहा, माँ जी, अब हमारे मोहल्ले में कोई ये नहीं कहता कि हमारी पड़ोसन करोड़पति है। अब सब ये कहते हैं कि हमारी पड़ोसन एक अच्छी माँ और एक अच्छी दादी है। सुमन, जिन्होंने कभी अपनी दौलत से खुशी खरीदने की कोशिश की थी, उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि असली करोड़पति वो नहीं है जिसके बैंक में पैसा हो, बल्कि वो है जिसके पास परिवार और अपनों का प्यार